नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। मुंबई प्रतिनिधी नुरुद्दीन जावेद, फिल्म रायटर, डायरेक्टर, कवी, लेखक श्रीमान मिराक मिर्झा यांची खास मुलाखत। मुंबईचे प्रतिनिधी नुरुद्दीन जावेद यांनी एका विशेष व्यक्तिमत्वाची मुलाखत घेतली आहे। मिराक मिर्झा यांचा जन्म 1962, ते राहणारे मुझफ्फरपूर, बिहार। सध्या ते मुंबईमध्ये राहतात। बॉलिवूड चित्रपटात ते लेखक, डायरेक्टर, कवी 3 दशकापासून कामे करत आहेत। मुंबई प्रतिनिधी नुरुद्दीन जावेद यांनी घेतलेली ही खास मुलाखत। नमस्कार, आदाब। मैं परभणी न्यूज़ चैनल से प्रतिनिधि मुंबई नुरुद्दीन जावेद। आज मैं बॉलीवुड की पुरानी हस्ती जो डायरेक्टर है, राइटर है, मैं उनके ऑफिस जनाब मिराक मिर्ज़ा साहब के ऑफिस आया हूँ और कुछ मुलाकात मैंने उनसे लिया हूँ, पेश है दर्शकों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं बम्बई प्रतिनिधि राष्ट्रीय चैनल परभणी न्यूज़ चैनल से हूँ। सर, आप काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की बहुत पुरानी हस्ती है। आपने कई फिल्में आपके डायरेक्शन में कई फिल्में सुपर हुई है, कई सुपर स्टार बने हैं। प्लीज़ आपका सफ़र कैसे फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ वो बताइए सर। सफ़र लिखने से शुरू हुआ, डायलॉग राइटिंग से शुरू हुआ और कुछ 30-35 साल का ये तवील सफ़र है और इसमें बड़े उतार चढ़ाव रहे। तो स्टार्ट में तो पूरी कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग ये सब लिखने का मौका नहीं मिलता। वो यहाँ काम करते करते सीखना भी पड़ता है, या फिर पूना इंस्टीट्यूट से आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। अच्छा, 1 मिनट सर। आपका हमारा परभणी चैनल में इस्तकबाल है सर, वेलकम। सर, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत पुरानी हस्ती है, बहुत मशहूर हस्ती है आप। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है सफ़र शुरू होने का। मैं एक्चुअली जाना चाहता था इंडिया से बाहर, और जब आया तो मुझे यहाँ 1.5 साल रुकना था। उस ज़माने में वीज़ा वगैरह लेने में, हासिल करने में वक्त बड़ा लगता था। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई और चंद मुलाकातों के नतीजे में मेरे अंदर का लेखक यानी राइटर जाग गया, और ये अब्बास साहब के साथ हुई गुफ्तगू का नतीजा था, इंस्पिरेशन था। फिर मुझे मौका मिल गया। अब आपका जो सवाल है उसका जवाब तो एक पूरी बायोग्राफिकल स्टोरी की डिमांड करता है। तो बायोग्राफी तो मैं लिख रहा हूँ जिसमें सारी कहानियाँ आएंगी, मगर मैं लकी था कि मुझे एज ए राइटर, एज ए डायलॉग राइटर मौका बहुत जल्दी मिल गया। और मेरी फिल्म नामचीन जो गैंग वॉर थी, और इसी फिल्म पर बाद में संजय दत्त की फिल्म वास्तव बनी, वो हिट हो गई और मुझे डायलॉग राइटिंग के लिए काम मिलने लगा। अपनी डायलॉग के बाद स्क्रीन प्ले और साथ में स्टोरी। तो बहुत सारी फिल्में मैंने ऐसी लिखी हैं जिसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स सब हमारे हैं। जैसे कि धर्म जी यानी धर्मेंद्र, उनके साथ मेरी 3 फिल्में हैं, लौ पुरुष, टाडा, हिम्मतवर। तो बड़ा अच्छा साथ रहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पहली बार मैं धर्म जी के बंगले में गया उनकी कहानी सुनाने के लिए, और बड़ा एक कश्मकश का जहनी हालत थी, पता नहीं हाँ करेंगे ना करेंगे, और धर्म जी ने वो एग्री कर गए काम करने के लिए। तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि उसके बाद मेरी प्राइज़ इंडस्ट्री में बढ़ गई। फिर दूसरा मौका आया जब मैं ऊटी पहुंचा मिथुन चक्रवर्ती के साथ के लिए काम करने। भीष्मा थी मेरी पहली फिल्म जो सुपर डुपर हिट हो गई, यानी मिथुन चक्रवर्ती के साथ पहली फिल्म भीष्मा। उसके बाद मेरा और मिथुन दा का
मामला 11 फिल्मों तक रहा। तो सलीम जावेद का भी ये रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने अमिताभ के लिए 9 फिल्में लिखी हैं और मैंने मिथुन के लिए 2 फिल्में ज़्यादा लिखी हैं। जी। तो ये मैं मजाकन कह रहा हूँ, सलीम जावेद का और मेरा कोई मुकाबला नहीं। उनके मुकाबले में वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड और काफ़ी उनकी वजह से लेखकों को एक मकाम मिला और पैसा भी मिला। अच्छा सर, आपको ज़्यादा किस फिल्म की स्टोरी से आप ज़्यादा वो रहे? आपकी जो स्टोरी थी स्क्रीन प्ले राइटिंग, जिसमें से आपको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला? सेटिस्फेक्शन की बात, जहाँ जो फिल्म चल गई, बहुत सी ऐसी फिल्म नहीं चलती है, फिर भी राइटर डायरेक्टर सेटिस्फाइड रहते हैं, उन्होंने काम अच्छा किया। लेकिन जैसे मिथुन दा के साथ 11 फिल्में, तो उसमें शायद एक फिल्म कम चली, बाकी सब हिट रही और एवरेज रही। अगर हिट नहीं है तो एवरेज है। एवरेज वो होता है जिसमें प्रॉफिट कम होता है, नुकसान नहीं होता। तो इसलिए फिल्म के बाद फिल्म मैं लिखता रहा और मिथुन के लिए लोग मुझे लेते रहे। अच्छा। तो जी सर, आज की जो कहानियां हैं और आपके पीरियड में जो फिल्मों में कहानियां आती थी, सो समाज को कुछ सीखने मिलता था। आज वो बात नहीं है, ये आप महसूस करते हैं? ये पूरा डिपेंड करता है कि फिल्म मेकर कौन है, मतलब डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। तो आज वैसे नहीं हैं लोग। आज वो उनका पूरा टारगेट होता है कि फिल्म चलनी चाहिए, पैसा आना चाहिए। पहले भी ऐसा था, लेकिन पहले कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स बड़े जिम्मेदार थे और वो समाज को अपनी फिल्मों के ज़रिए कुछ देना चाहते थे। इनमें एक बड़ा अहम नाम है जिनके साथ मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, मगर मैं उनकी तारीफ़ करूँगा। ये जनाब B.R. चोपड़ा साहब थे, जिनका एक स्टेटमेंट आया था कि जब तक मुझे अपनी फिल्मों के ज़रिए कुछ कहने का मामला नहीं मिलता, मैं फिल्म नहीं बनाता। इसीलिए उन्होंने निकाह जैसी फिल्म उन्होंने ही बनाई थी, जो बहुत चली। और भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं, जैसे कि इंसाफ का तराजू, तो उसमें भी कहने के लिए कुछ बात थी। 1-2 फिल्मों में मैंने भी कोशिश की, जैसे हमारी पहली फिल्म या दूसरी फिल्म थी नामचीन गैंग वॉर। तो कहानी मेरी नहीं थी, डायरेक्टर ने खुद कहानी लिखी थी, मगर उसके क्लाइमेक्स पर मैंने काम किया था और डायलॉग, उसमें डायलॉग आपने लिखे थे? जी जी जी। अच्छा सर, जैसा राजश्री प्रोडक्शन का भी एक वो रहा पिक्चर। राजश्री छोटी छोटी फिल्में बनाते थे, उनकी फिल्म कामयाब होती थी और वो सोशल वैल्यूज़ पे बनाते थे। जी जी। कोई ना कोई समाजी मुद्दा होता था और बड़ी क्लीन साफ़ सुथरी फिल्म बनाते थे और कम पैसे में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था और गंदगी बिल्कुल नहीं होती थी। डायलॉग जो आज गाली गलौज का माहौल बन गया है, ये सब वो ज़माना नहीं था। अब ये वक्त का एक बदलाव है और अंग्रेज़ी फिल्मों से जो इंस्पायर्ड होते हैं लोग, तो वहाँ अंग्रेज़ी में भी कभी कभी ऐसी कहानी होती है जहाँ गालियाँ हो सकती हैं, तो यहाँ भी शुरू हो गया। तो ये सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है कि जो चीज़ें बिक रही हैं, आदमी वही चाहता है कि हम बेचें। तो ये मामले हैं। अच्छा सर, आप शायरी भी करते हैं और कहानी स्टोरी भी लिखते हैं, तो आपकी शायरी का कोई मजमा? मेरा शेरी मजमुआ करीब 10 साल हो गए होंगे, जी जी, आ चुका है, सूरज के आसपास। और इसको यूपी उर्दू साहित्य अकेडमी ने अवार्ड से नवाजा और उसके बाद बिहार उर्दू साहित्य अकेडमी ने भी अवार्ड दिया। तो जिस तरह अरुंधति राय को इंग्लिश में पहली किताब पर ही इनाम मिला था और बहुत बड़ा इनाम मिला था, बुकर प्राइज़, जो हाल ही में बानो मुश्ताक को मिला है, जो कर्नाटका की राइटर हैं, अदीबा हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। तो मुझे भी मेरी पहली किताब को 2 एकेडमी से अवार्ड दिया गया। सूरज के आसपास मजमूए का नाम है और उसमें अनोखापन ये है कि तमाम गज़लें सूरज के काफ़िए रदीफ़ पर लिखी गई हैं। जी जी। और फ़लसफ़े हयात है, फ़लसफ़े
उस ज़ात का भी फ़लसफ़ा है जो नज़र नहीं आती, और ये पूरा रूहानी शायरी है, उसमें जो रूहानी बातें होती, रोमांटिक कुछ भी नहीं है। जी जी सर, मैंने आपके जो 3 ऑब्जर्वेशन जो है देखा बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सियासती हालत है, और तो उसमें आपके बराबर आर्टिकल आते रहते हैं बम्बई के न्यूज़पेपर्स में और इनकलाब में, औरंगाबाद टाइम्स में और दीगर स्टेट के पेपर्स में भी मेरे नज़र में आए। तो बैनुल-अक़वामी सियासत के ऊपर ज़रा कुछ बताइए सर। एक्चुअली मैं जिस राइटर को अपना आइडियल या रोल मॉडल मानता हूँ वो जनाब K.A. अब्बास थे, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो वो एट द सेम टाइम राइटर, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर सब थे। बल्कि कहा जाए कि अमिताभ बच्चन को जो पहला ब्रेक दिया वो ख्वाजा अहमद अब्बास ने दिया था। फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। तो वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट थे। तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ कि जो बात मैं फिल्मों में नहीं कह सकता वो बात मैं अपने लेख में, अपने आर्टिकल्स में कह देता हूँ। और पिछले 10-12 वर्षों से जो सियासी हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अमेरिका किस तरह दादागिरी पर उतर आया है। अच्छा, जब से अमेरिका का वजूद आया तब से उसकी पॉलिसी यही रही है, वो दुनिया का ठेकेदार अपने आप को समझता है, जिसको जो चाहता है बोलता है। और मेरी नज़र में तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो है वो अमेरिका ही है। मिडिल ईस्ट के बहुत से ममालिक को उसने बर्बाद किया, तो चाहे सद्दाम हुसैन हो या कर्नल कदाफ़ी हो लीबिया के, या हाल ही में जो शाम का तख्ता पलट हुआ। इस सारी चीज़ों के पीछे कौन है? और आज जो इज़राइल ने ईरान पर हमला करने की हिमाकत की, तो ये हमला इज़राइल तो फ्रंट है, हमला तो अमेरिका ने किया है। और फिर कह रहा है इतना जोकर सा आदमी जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उस पर मैं लिख चुका हूँ अमेरिकन पॉलिसी पे भी। राष्ट्रीय सहारा में मेरे आर्टिकल्स अक्सर छपते हैं। और उस पर फ़िलिस्तीन में 60,000 तक लोग मार दिए गए। सर, फ़लस्तीन के ऊपर क्या आपके ख्यालात है? वो फ़लस्तीन के ऊपर ही आपके मैंने आर्टिकल पढ़ा हूँ। भाई, ये तो दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ़लस्तीन पे बेइंतहा जुल्म हो रहा है और लोग देख रहे हैं। और अब तक की रिपोर्ट है करीब 60,000 लोग वहाँ जा बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। और लड़ाई फोर्सेस के दरमियान होती है। ये इतना कसाई है जिसका नाम नेतन्याहू है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए मासूम शहरियों को फ़लस्तीन के मार रहा है। और इसमें ट्रंप की जो दोबारा वापसी हुई है वो तो गज़ा को खाली करवा के वहाँ टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते थे, जैसे ये ज़मीन उनके बाप की जागीर है। होगा कुछ नहीं, क्योंकि ज़मीन का मालिक आसमान में रहता है और उसकी नज़र जो है हर जगह रहती है। उसकी लाठी में मतलब आवाज़ नहीं होती। ये फ़ना हो जाएगा। जो बद्दुआएं उनकी लगने वाली हैं फ़लस्तीन के मज़लूमीन की। अब बताइए, जिसका इतिहास जिसको नहीं मालूम है वो फ़लस्तीन को भी ठहराते हैं कि ये तो दहशतगर्द हैं। अरे अपना इतिहास पढ़ो। ये मैं थोड़ा सा उनकी बात कर रहा हूँ जो आप समझ रहे होंगे कि कुछ लोग फ़लस्तीन में बच्चों की लाशें देखकर खुश होते हैं, हमारे यहाँ भी। उन्हें इतिहास नहीं मालूम है कि इनको जगह दी गई थी जब हिटलर ने मार मार के इनको भगाया था। सर, मुख्तसर सा फ़लस्तीन और अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिसी है उस पर ज़रा सा हमको बता दीजिए। फ़लस्तीनियन तो बेचारे मजबूर हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी ज़मीन पर तरस खाकर इन यहूदियों को रहने के लिए जगह दे दी। और उसका अंजाम ये हुआ कि धीरे 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 उन्होंने अपना मुल्क बना लिया। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है बरतानिया है, जिसने ये सलूशन दिया था। अब हुआ ये कि वहाँ बस गया और उन्हीं की ज़मीन कब्जा कर करके अब बोल रहे कि हमारी ज़मीन है। ये सर, ये यानी दुनिया में पहला ऐसा कंट्री है जो रिफ्यूजी बोल के वहाँ आए थे और वो वहाँ के एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये भीख मांगते हुए आए थे।
कि अगर तुमने मुझे जगह नहीं दी, आप लोगों ने अगर जगह नहीं दी तो मैं कहाँ जाऊँगा। इनको हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, और अब ये लगा कि हिटलर बहुत समझदार आदमी था जो इनको सही मारा। ये अरब की ज़मीन पर आकर उन्हीं को आतंकवादी कह रहे हैं। वो बेचारे मजलूम है, 60-70 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यासिर अराफात लड़ता मर गया, बहादुर आदमी था, उसने लड़ाई ली। उसके बाद जो लड़ रहे हैं, चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो, ये इनकी नज़र में दहशतगर्द हो सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र में ये मुजाहिदीन है। नहीं सर, वैसे तो हमास को भी कई कंट्री दहशतगर्द नहीं मानते। हाँ, बहुत से अब जाग गए हैं ना, लोग जाग गए हैं। जब से वो बच्चों की लाशें देख रहे हैं, पर दाना पानी बंद किया हुआ है, कहीं से इमदाद जब वहाँ पहुँचना होता है तो ये लोग लूट लेते हैं, ये यहूदी इजराइली। तो अच्छा, इसकी तारीख में जाइए ना, जब ये हज़रत मूसा के नहीं हुए, दरियाए नील पार करने के बाद भी इनको होश नहीं आया कि ये किस मौजज़े ने हमारी जान बचाई। ये कौमे मूसा है। 40 दिन तक भटक रहे थे ये सहरा में, अल्लाह ने इनके लिए मनो सलवा आसमान से फेंका कि खाना खाएं। ऐसा इतने बड़े बड़े मौजज़ात देखकर, मतलब चमत्कार देखकर, ये कौम मूसा की नहीं हुई। और मूसा तूर पे गए 40 दिन के लिए, तो ये बछड़ा पूजने लगे। तो ये लाएतबार कौम है, इस पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए, और इसका खात्मा होगा। ये इसकी इंतहा जुल्म की हो गई और हो रहा है। हमारे यहाँ मुश्किल है कि हमारे यहाँ जो रेजीम है वो रेजीम थोड़ा सा अलग है। तो मुसलमान ऐसा नहीं है यहाँ के कि उनको दर्द नहीं है फ़लस्तीन के लिए, लेकिन बेचारे अंदर से ये होते हैं कि पता चला पुलिस गिरफ्तार कर ली, या पुलिस बोले क्यों एहतजाज कर रहे हो भाई, मामला तो वो फ़लस्तीन का है। हालांकि शुरुआत में मोदी साहब ने जो है कहा था कि ये रुकना चाहिए, लेकिन अब कहने और कुछ अमल करने में बहुत फ़र्क होता है। कभी कभी आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, हो कुछ और जाता है। तो ये सब सियासत है। और एक ज़माने में आयतुल्लाह खुमैनी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सारी दुनिया के मुसलमान अगर एक हो जाएं और एक एक बाल्टी पानी इसराइल की तरफ फेंक दें तो ये इसराइल बह जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मुसलमान एक कहाँ हैं जी, चाहे वो आसपास के हों, अपना मिडिल ईस्ट के, एक नहीं है। वरना इनको चूंटी की तरह मसल दिया जा सकता है, चाहे 1000 अमेरिका सामने हो। और अमेरिका कौन सा, ये तो भागने वाली कौम है। कहने के लिए सुपर पावर है, आज चीन ने उनकी नाक में दम किया हुआ है। अफगानिस्तान में ये भागे, 20 साल तक इनको पानी पिलाया तालिबान ने, और बाद में तालिबान आए और तालिबान के हवाले करके भागा। ये जो बाइडेन के रेजिम में अमेरिकी फ़ौज ने खाली किया अफगानिस्तान को, तो जीते कहाँ। अच्छा सर, मुख्तसर साहब, आजकल आपके नए प्रोजेक्ट कौन से चल रहे फिल्म की? मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस की है और जिसका डायरेक्टर भी हूँ मैं, राइटर भी, अमार्ग। ये क्राइम ड्रामा है। पिक्चर कंप्लीट हो गई है। इसी साल ये पिक्चर मंजर आम पर आएगी, जिसमें तमाम, जैसे कि गोविंद नामदेव, मिलिंद गुनाजी, आरिफ ज़करिया जैसे बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। अनूप जलोटा जी का बड़ा अच्छा मामला है। बहुत दिनों बाद उन्होंने एक सूफ़ी सॉन्ग गाया है, जिसको हमने पिक्चराइज भी उन्हीं पर किया है। SDN सरोश इसमें है, कृष्णा पांडे हीरोइन है। ये रोमांटिक लीड में है। बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट सब बहुत सारे हैं जो थिएटर से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, और इसमें एक नए कलाकार जनाब नूर कास्कर भी हैं, जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। फिल्म मंजर आम पर जब आएगी तो पब्लिसिटी से पता चल जाएगा उससे पहले। और इस न्यूज़ चैनल के दर्शकों से मैं कहूँगा कि पिक्चर ज़रूर देखें। और राइटिंग के बाद अब मैं फुल फ्लेजेड डायरेक्शन में उतर गया हूँ, और इंशाल्लाह इसका सफ़र भी अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद है। अच्छा सर, अमार्ग के बाद अब ये कौन सा प्रोजेक्ट मंजर पे आम पर आएगा? प्रोजेक्ट जो है 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं। 2 प्रोजेक्ट मैं लिख रहा हूँ, हमारे दोस्त डायरेक्टर हैं उनके, जय प्रकाश जी। उसमें एक है मार्केट 2, यानी मार्केट 1 हम पहले लिख चुके हैं जो बहुत बड़ी हिट थी,
मनीषा कोइराला उसमें मेन लीड में थी, और अब वो मार्केट 2 बना रहे हैं जिसमें बड़ी स्टार कास्ट होगी। अभी स्टार कास्ट के बारे में बताना ठीक नहीं है क्योंकि साइनिंग चल रहा है, एक बार पूरी साइनिंग हो जाए तब स्टार कास्ट बताया जाता है। मगर ये बड़ी फिल्म है, ये 35-40 करोड़ की फिल्म होगी। और दूसरी फिल्म उसी डायरेक्टर के साथ है, माचिस। ये कश्मीर के बैकड्रॉप पर है और ये उस वक्त की कहानी है जब धारा 370 हटाया नहीं गया था, बिफोर द एबोलिशन ऑफ सेक्शन 370। तो ये फिल्म भी हमारे लिए बड़ी अहम है। ये जाहिर सी बात, इसमें पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी भी है, कश्मीर का माहौल है। ये भी फिल्म जो है बजट वाइज काफ़ी बड़ी होगी। और 2 प्रोजेक्ट हमारा है जिसकी कास्टिंग अभी चल रही है। तो ये 4 प्रोजेक्ट हैं जो बहुत हैं लिखने और डायरेक्ट करने के लिए। 2 में तो सिर्फ राइटिंग रहेगी, 2 में जो है पूरी जिम्मेदारी रहेगी, प्रोडक्शन भी और डायरेक्शन भी और राइटिंग भी और गाने भी। कि आपने शायरी के ताल्लुक़ से सवाल कर दिया था, तो मैं अपनी फिल्म का गाना खुद लिख रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि खुद लिखूँगा हमेशा। जो फिल्म का बहुत मुश्किल गाना हो वो मैं लिखूँ, बाकी दूसरों को दे दूँ। बहुत सारे दोस्त यार हमारे हैं, शायर हैं, इंडस्ट्री में भी हैं बहुत से गीतकार जिनसे दोस्ती है, जिन्होंने हमारी फिल्मों में गाने लिखे हैं। तो ये सारा मामला है और सफ़र अभी जारी है। इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। सर जनाब मिराग मिर्ज़ा साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतने मसरूफ़ियात वक्त में भी हमारे चैनल के लिए, परभनी न्यूज़ चैनल के लिए वक्त दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चीफ एडिटर श्री बनकर साहब भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं प्रतिनिधि नूरुद्दीन जावेद भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कुछ फिल्मों के सफ़र से कुछ बीच में कुछ अच्छी और बातें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम भी आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे बात की और हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू।